नमस्कार दोस्तों, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मृदा से संबंधित 2 वीडियो देख लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर उस पॉइंट्स को कवर किया जाता है, मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाया जाता है जिस पर अक्सर परीक्षकों की नज़र बनी हुई है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट 3 सॉइल से संबंधित, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के बारे में। मृदा जनन, ये वर्ड कुछ याद है? मृदा जनन, पैडोजेनेसिस जिसे कहा जाता है, एक जटिल तथा निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है। अब चाहे वो सैलों से संबंधित हो, ओके, सैल हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गई, भूमिगत जल हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, इन सब के साथ मिलकर के ये सब जो कारक होते हैं, यही मिट्टी की प्रकृति को क्या कर रहे होते हैं? निर्धारित कर रहे होते हैं कि मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी, किस क्वालिटी की होगी, कितनी उसकी उर्वरता होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। हल्का रंग होगा, गाढ़ा रंग होगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी कि कम होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। अब इसमें हम आज जानेंगे भारत के बारे में, यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। चलिए हम आपको मैप के जरिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर का हिस्सा ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, सिक्किम का हो गया, यहाँ असम का, ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र का हिस्सा होगा, थोड़ा सा असम और अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा हो गया। यहाँ पर आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, पर्वतीय मृदा। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए, ये पूरा फैला हुआ एरिया आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, जिसमें आपको पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा हिस्सा आपको हिमाचल प्रदेश का भी मिल जाएगा, और इधर देखिए पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया हुआ है, राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का ऊपरी हिस्सा, मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा जो है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़क मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मृदा देखने को दिख जाएगी, जैसा कि आप देखते भी होंगे। ओके, अब ये देखिए येलो येलो कलर का, ये कौन सी मिट्टी है? ये होती है मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान में देखने को मिलता है ना, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, मृदा होती है ये। फिर उसके बाद ये देखिए मेढक के आकार का, ये भाई साहब कौन है? 2 हाथ है इनके, पैर भी हैं इनके, ये है काली मिट्टी। कितना आसान है याद करना, काली मिट्टी। ये कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है? गुजरात में डेक्कन एरिया पूरा दिख रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऊपरी हिस्सा कर्नाटक का, तेलंगाना और झारखंड का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखने, झारखंड नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा छुटक्कू से हिस्सा यहाँ झारखंड में भी आपको दिख जाएगा, मेघालय में, और इधर भी आपको नागालैंड और मणिपुर के हिस्से में भी देखने को मिल जाएगा काली मिट्टी। ये लाल लाल, ये कौन सी मिट्टी है? देखने से ही लग रहा है ये लाल मृदा है। ओके, ये आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, झारखंड का हिस्सा हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के हिस्से में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी देखने को मिल जाएगा। ये था लाल मिट्टी। अब ये तटीय क्षेत्रों में पिंक कलर का कौन सी मिट्टी है? ये होती है लेटराइट मिट्टी। इनकी खासियत भी लाल मिट्टी जैसी ही होती है। ओके, ये देखिए आपको केरला के हिस्से में मिलेगा, तमिलनाडु के हिस्से में मिल जाएगा, कोरोमंडल तट पे, मालाबार तट पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ उत्तरी सरकारी तट पर देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा के तट पर। तो यहाँ पर आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ओके, और साथ ही साथ ये तटीय हिस्सा जो गुजरात का है, वहां पर भी आपको लेटराइट मिट्टी दिख जाएगी। चलिए अब हम इसकी पूरी विशेषताओं के बारे में डिटेल से समझते हैं। ओके, ये मैप आप अपने दिमाग में याद रखिएगा।
हो सके तो मेंशन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो शुरू ही हो गया है। अब डिटेल में इसके बारे में हम समझते हैं। पहले नंबर पर भारत में जो मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है? वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ यानी कि जल के जरिए बहाकर लाई गई मिट्टी। ये जहां पर इसका जन्म होता है वहां पर नहीं है दिखेगा। ये नदी है, नदी बहकर जो अपने साथ अवसाद लेकर आती है कटान के बाद, अपरदन के बाद, तो वो अपने तट पर जो है इकट्ठा करती रहती है और इन्हीं से तैयार हुआ हमारा। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कौन कौन सा? एक तो गंगा, यमुना, सिंध का पूरा एरिया फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र एरिया आपको दिख जाएगा। दोआब क्षेत्र, जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वही तो कहलाता है दोआब क्षेत्र। ये देखिए जैसा कि आप दिख रहा है यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ओके, और सिंध नदी, ये देखिए यहाँ से सिंध नदी ऐसे जाती है और उसके जो 5 नदियाँ और जाकर सतलज नदी, इन सब का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे पूरा ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। चलिए, और साथ ही साथ आपको कहीं कहीं ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। अब इसकी चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। ये नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से तैयार हुई है। अभी बताया मैंने आपको। कलर इनका क्या होता है? हल्का भूरा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर की सबसे पसंदीदा प्रश्न, खादर और बांगर मिट्टी। खादर यानी कि नवीन मिट्टी की उपमा इसे दी जाती है। यानी कि जैसे कि ये नदी यहां से बह रही है, हमेशा क्या करती है? वो नए अवसादों को लेकर आती है, यहां इकट्ठा करेगी। फिर क्या होगा? फिर पीछे से दूसरे नए अवसादों को लाएगी, फिर उसके ऊपर इकट्ठा करेगी और यहां को कटान करते हुए वो बाहर अपने साथ लेते चली जाएगी। तो ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहती है क्योंकि हमेशा उसको पोषक तत्व लगातार मिल रहे हैं ना, इसीलिए इसको नवीन मिट्टी भी कहा जाता है। वहीं बांगर जो मिट्टी होती है ये आपको पुरानी मिट्टी रहती है। इसमें उतना उपजाऊपन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो समझ गए ये चीज? जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर मिट्टी के बारे में। ओके, इसे खादर को कभी कभी कांप मिट्टी भी कहा जाता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी बोल दिया जाता है। कौन सी? कांप मिट्टी भी कांपने वाली मिट्टी है, ऐसा भी समझ सकते हैं ना आप। ओके, और बांगर जो थी इसे पुरानी कांप कहा जाता है, जो अपरदन से कम प्रभावित होती है। इसमें ज्यादा अपरदन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये उतना उर्वरक नहीं होगी जितना खादर मिट्टी होती है। ओके, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जलोढ़ मिट्टी जो होती है कंकरीली होती है, कंकड़ इसमें पाए जाते हैं। अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें पाया जाता है। ओके, चलिए ये जानते हैं किसानों के लिए कितना उपयोगी है। इसमें जो पोषक होता है, पोषक की प्रचुरता जो होती है, पोटास सबसे ज्यादा होता है और चूना भी इसमें सबसे अच्छा होता है। तो फसलों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो अहम फसल है, जो अहम बिंदु है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म इसकी कमी होती है। इसके लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है ना, खाद वाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एनपीके का एक अनुपात डाला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात रहता है 1:2:4 के अनुपात में रहेगा। ओके, या 2:1 के अनुपात में रहेगा। वो फसलों के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ की कैसी फसल जरूरत होती है। चलिए मुख्य फसलें भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपको धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन सभी फसलें उगाई जाती हैं। ओके, यानी कि रबी के साथ साथ यहाँ पर आपको खरीफ फसलें भी देखने को मिल जाएंगी आराम से। ओके, चलिए दूसरे नंबर की मिट्टी अब समझते हैं। लाल मिट्टी जो कि दूसरे नंबर पे आती है, 18.6% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है पूरे भारत के। इनकी क्या खासियत होती है? ये आर्कियन ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं, अब जो चट्टानें होती हैं कई लेयर में बनकर तैयार हुई हैं। सबसे पहले धरती पर अग्नेय चट्टानें बनी थी। जब चट्टानों को मैंने बताया तो उसमें बताया था ना, अब उसमें भी आर्कियन चट्टानें सबसे पहले बनी थी। फिर इनके अपरदन के बाद बनती हैं धारवाड़ चट्टानें।
फिर उनके अपरदन के, इन दोनों के अपरदन के बाद बनती हैं कौन सी? कुडप्पा चट्टानें, फिर विंध्यन चट्टानें बनती हैं। तो इन तीन में आपको जो है जीवाश्म नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले जो विंध्यन चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म देखने को मिल जाता है। अब इन्हीं सब के ऊपर अपरदन के फलस्वरूप बन रहा होता है लाल मिट्टी। ओके, समझ गए? इसका कलर लाल ही क्यों होता है? ये होता है लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी की जो अम्लीय नेचर होता है, ओके, अम्लीय नेचर को ये शो कर रहा होता है। और इसके अलावा क्या क्या होता है? ये कंकरीडी होती है, छिद्रमय होती है, पारगम्यता इसमें ज्यादा होती है। ओके, छिद्रमय होती हैं, यानी कि पानी आया और गया, ऐसा कुछ होता है इसमें। अत्यधिक निच्छालित भी होती हैं, यानी कि ये जमीन के अंदर, चूंकि ज्यादातर ये बरसाती वाले इलाकों में पाई जाती है ना, जहां हमेशा बरसात होता ही रहता है, हमेशा तो नहीं कहेंगे लेकिन ज्यादा होता है, तो जल रिस रिस के नीचे की ओर चला जाता है, साथ ही साथ अपने साथ पोषक पदार्थों को भी लेते हुए चला जाता है। तो इसमें आपको लोहा तो सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, वही सेम तीन चीजें जो जलोढ़ मिट्टी में नहीं कम थी वही लाल मिट्टी में भी कम है। ये कहाँ मिलेगी मेनली? ये आपको तमिलनाडु में मुख्यतः देखने को मिलेगी, फिर कर्नाटक हो गया, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिलेगा। ये देखिए लाल मिट्टी का पूरा क्षेत्र तमिलनाडु इसमें नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मिट्टी। ओके, इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है? इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये 16.6% भाग पर पाया जाता है पूरे भारत के, और साथ ही साथ इसे उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, अंतरराष्ट्रीय रूप से तो इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी के नाम से सेकंड वीडियो में मैंने बताया था चरनोजम मिट्टी की खासियत के बारे में, तो इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से काली मिट्टी को बोला जाता है। अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये बेसाल्टिक चट्टानों से फूटने के बाद बनती हैं, दक्कन लावा वाले क्षेत्रों में बनती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए महाराष्ट्र का हिस्सा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के हिस्से में, डेक्कन एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। कुछ मेढक जैसा शेप था ना, ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से ट्रिक के साथ याद रखिए। अब इसमें क्ले होता है, चीका, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो चीका होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.002 मिलीमीटर होती है। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चीका मिट्टी की मोटाई या चिकनी मिट्टी की मोटाई कितनी होती है? 0.002 मिलीमीटर होती है। इसमें डली युक्त होती हैं, क्लाउडी टाइप की होती हैं, मोटे मोटे थोड़े से होते हैं, जब जम जाते हैं खासकर तब देखने को मिलेगा। जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा होती है। रेत क्या होता है, उसमें पारगम्यता ज्यादा होती है तो नीचे सारा पानी चला जाता है, लेकिन इस काली मिट्टी में पानी जाने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसीलिए क्या होता है, इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, लेकिन जब ये सूखता है ना तो सूख कर ये बहुत टाइट हो जाता है और इसमें चटकन तथा दरारें पड़ जाती हैं ऐसे कुछ। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो गीला भी रहता है, तो पानी यानी जल धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। कितना उपजाऊ मिट्टी है ये, फिर तो उर्वरकता इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये थी काली मिट्टी। चलिए इसमें क्या चीज ज्यादा पाया जाता है? पोटास ज्यादा होता है, चूना भी ज्यादा होता है, जो कि जलोढ़ मिट्टी में भी ज्यादा था। लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, दो और खासियत है इसकी, ये भी इसमें ज्यादा पाया जाता है। ओके, और इसी की वजह से इसका कलर भी थोड़ा सा काला लिए हुआ रहता है। अब इसमें जो मात्रा कम होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, ये तीन तो ऐसा लगता है मान लिए हैं कि भैया हम सब मिट्टियों में कम ही पाए जाएंगे। ओके, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एरिया में ज्यादा देखने को मिल जाएगा, खासकर महाराष्ट्र एरिया में। कपास मेन फसल इसका, स्टाल लगा दीजिए। सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं जैसी फसलें यहां पर अधिक उपजाई जाती हैं काली कपासी मिट्टी में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा ना।
ये चौथे नंबर पे आ रहा है। 3.7% भू क्षेत्रफल पे यह पाया जाता है। इसकी क्या खासियत होती है, ये आपको ईंट जैसा दिखेगा। ये मिट्टी थोड़ा वही कलर लिए हुआ रहता है। निच्छालित मिट्टी होती है, ये बहुत ज्यादा बरसात वाले एरिया में पाई जाती हैं, तो ये भी रिस रिस के धरती के सतह के नीचे पहुंच जाती हैं। ओके, निच्छालित लीचिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। जिन्होंने नहीं समझा लीचिंग, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। लोहे का ऑक्साइड इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इनका भी कलर थोड़ा सा लाल लिए हुआ रहता है, ब्रिक्स कलर का, ईंट कलर का। लेकिन ये कम उर्वरक होती हैं, ज्यादा उर्वरता इसमें नहीं पाई जाती हैं। ओके, अब इसमें लोहा भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, एल्युमिनियम भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है, दो बंधु तो बिल्कुल कम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत कम पाया जाता है। पोटास और चूना भी इसमें कम पाया जाता है। ओके, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में दिख जाएगा, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये आपको जो मालाबार, कोरामंडल तट हो गया, उत्तरी सरकारी तट हो गया, तो यहाँ सब आपको देखने को लेटराइट मिट्टी दिख जाएगी। और यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती? अरे देख कर तो आपके मुंह में कहेंगे भाई चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। चाय, कॉफी, रबर और सिनकोना के साथ साथ काजू का भी उत्पादन किया जाता है इस मिट्टी में। कितना उपजाऊ तो नहीं है उतना, लेकिन कितना मूल्यवान मिट्टी है आप इसी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैसी? मरुस्थलीय मिट्टी। इनकी क्या खासियत होती है भाई? नाम ही से समझ जाइए, मरुस्थलीय। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में आपको देखने को मिल जाएगा। लवण और फास्फोरस बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म और नाइट्रोजन कम होता है। ये मोटे अनाजों के लिए खासकर उपयोगी होते हैं। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों। मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ना 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, याद रखिएगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब पर्वतीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, नाम से ही जाते हैं। वनीय मिट्टी भी इन्हें कहा जाता है और अम्लीय नेचर को शो कर रहा था। मैंने यहाँ पर आपको बताया था टेम्परेचर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसिड नेचर ऑफ द सॉइल। अब जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा उसके एसिड की मात्रा, यानी अम्लीय मिट्टी है ज्यादा होती है, पर्वतीय वहां ठंडी ज्यादा होती है ना, तो ये बहुत अच्छी अम्लीय मिट्टी होती है। यहाँ पर आपको जीवाश्म तो अच्छे मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन पोटास, चूना और फास्फोरस ये कम पाया जाता है। ये आपको कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे ऊपरी हिस्से में देखने को आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सेब हो गया। ओहो, पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत, खाइए और अपने हृदय की धड़कन को मजबूत बनाइए। नाशपाती होता है, आलू का भी उत्पादन इसमें किया जाता है। और नेक्स्ट मिट्टी है पीट तथा दलदलीय मिट्टी। इनकी क्या खासियत होती है? ये निचले क्षेत्रों में जलाकांति, वाटर लॉगिंग तथा अवायवीय दशाओं में इनका निर्माण होता है। सर ये जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग क्या होता है? क्या होता है, जब पानी का इकट्ठा जमाव होता है किसी जगह पर बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुल पाते, तो यहाँ के पेड़ पौधों को उतना पोषण नहीं मिल पाता है। ये पेड़ पौधे जो होता है कम ऑक्सीजन में भी अपने को ग्रोथ करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इन्हें ही जो ये जल से भरा हुआ क्षेत्र कहलाता है, यही वाटर लॉगिंग एरिया कहलाता है। यहाँ की जो मिट्टी आपको मिलेगी ये कम उपजाऊ मिलेगी। ओके, इसीलिए अवायवीय दशाएं भी यहाँ पर कम होती हैं। इसमें फेरस आयरन के कारण इसका रंग जो होता है नीला हो जाता है। किस कलर का ये होगा? नीले कलर में होता है, अम्लीय नेचर का होता है। मैंग्रोव वनस्पति का इसमें विकास होता है। मैंग्रोव वनस्पति, उसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, कभी भी देखिएगा इन मैंग्रोव वनस्पतियों के। तो यहाँ पर, और ये जो होता है अवायवीय दशाओं में रहने के लिए सक्षम हो जाते। कीचड़ होता है ना इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा, इसलिए पीट तथा दलदली मिट्टी से नाम दिया गया है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। इसमें घुलनशील नमक तो अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही साथ जैविक पदार्थ भी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन पोटास और फास्फेट जो होता है इसमें कम होता है। ओके, और ये धान के लिए तो अत्यंत उपयोगी फसल बोले जाते हैं। अब देखिए वहां के लोग मछली भी सबसे ज्यादा उत्पादन खाई जाती है, तो और धान के चावल के साथ मछली का सेवन करते हैं आराम से। चलिए लास्ट है
लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। ये क्या होता है, इसमें केशिका की क्रिया होती है। कैपिलरी प्रोसेस आपको बताया था ना, केशिकत्व की क्रिया, जिसमें क्या होता है, सूरज देवता एकदम चमक रहे होते हैं, तो मिट्टी का जो होता है ऊपर जो होता है वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है, जो नमी रहती है। तो नीचे से जब जल ऊपर जाता है तो ये जल कहता है भाई साहब हम अकेले तो ना जाएंगे ऊपर, साथ ही साथ हम क्षारीय तत्वों को भी लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ। इसीलिए अब ऊपर पहुंचने के बाद क्षारीय तत्व कहेगा चलो जल तो हमारे साथ रहेगा ही, लेकिन जल चालाक निकलता है, वो पहुंच जाता है ऊपर की तरफ, उड़ के नीचे बचे रह जाते हैं क्षारीय तत्व ही केवल। इसलिए ऊपरी सतह मिट्टी जो होती है क्षारीय नेचर को शो कर रही होती है, बेसिक नेचर की मिट्टी होती है। यहाँ पर कहाँ पर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश शुष्क भागों में। यहाँ पर खास करके आप देखेंगे इंदिरा गांधी नहर सुना होगा ना, इंदिरा नहर के बारे में, हर के बैराज से निकाली गई हैं। तो ये क्या होता है कि अपने साथ जब ये प्रेजेंट अवतार में रहते हैं तो अपने साथ अगल बगल बेसिक नेचर वाली मिट्टी को भी ले आते हैं और छोड़ देते हैं यहाँ पर। और जब ये सिकुड़ती है नदी तो ये सफ़ेद सफ़ेद पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब जो ऊपर लवणीय मिट्टी बची है तो ये कम उपजाऊ बना देती है मिट्टी को। यहाँ फसलों का उत्पादन करना अब खतरनाक हो गया, मतलब कि उत्पादन होता ही नहीं है। सोचिए जिस काम के लिए लाया गया था ये नहर, अब वही जो है मिट्टी को वहां पर अनुपजाऊ बनाते हुए चली जा रही है। इस पर भी आपसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है। ये नहर संचित क्षेत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखने को मिल जाता है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। समझ गए ना ये चीज। चलिए नाइट्रोजन, और हाँ अगर आपको कैपिलरी और केशिकत्व का प्रोसेस जानना है तो फर्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा ये। इसमें सोडियम कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, मैग्नीशियम के सल्फेट तथा कार्बोनेट भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भाई साहब तो इसमें कम ही होते हैं। इसमें धान, गन्ना, अमरूद, आंवला जैसी फसलें उपजाई जाती हैं। तो ये था जानकारी मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जिस पर परीक्षकों की काफ़ी नज़र है और इस समय वो करंट का इशू भी बना हुआ है। वही हम पॉइंट्स को हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। तो इसी के साथ आज हमें विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।